Recording in progress. कल का ट्राई किया था, किस किसने किया था होमवर्क ट्राई? और सिंपल सा था। भगवान को अपना पिता बना के रखा था, मुश्किल तो नहीं है, वैसे भी मानते हैं ना हम लोग। किसने ट्राई किया था? डॉक्टर शीतल के जो मम्मा पापा हैं, आप लोगों ने ट्राई किया था भगवान को पिता के रूप में? नहीं किया? प्राची, श्रुति, जिन्होंने भी, जो नए लोग हैं उन्होंने ट्राई, किसी ने भी नहीं किया? यस नो कुछ तो बता दीजिए, अनम्यूट करके बता दीजिए। सुबह किया था मैम मैंने। अच्छा, सुबह किया था ट्राई, थोड़ा सा तो किया। हाँ सुबह। तो थोड़ी देर अच्छा फील हुआ, हल्कापन फील लगा? हाँ थोड़ा सा अच्छा लगा था। थोड़ा सा अच्छा लगा था। और अगर हम इसे सारा दिन यूज करें कि भगवान पिता है और हम उसके बच्चे, तो फिर सोचो कितना सारा अच्छा लगेगा। ये भी हम लोग ट्राई करेंगे। और आज हम बहुत सुंदर चैप्टर करने वाले हैं, आत्मा की 8 शक्तियां। आप सबको याद होगा, हमने 7 गुण पढ़े थे आत्मा के, तो उसमें से एक शक्ति भी था। तो जो शक्ति होती है वो 8 शक्ति, जो मैंने कहा था बाद में पूरा एक चैप्टर है इसका, तो आज हम वो करेंगे। और बहुत सुंदर है। तो जब शक्तियों से भरपूर होना है तो पहले उस सर्वशक्तिवान को प्यार से बुलाएंगे। सभी लंबा गहरा श्वास लेंगे। मस्तक सिंहासन पर बैठ जाएं। अष्ट शक्तियों से सजी मैं शक्तिशाली आत्मा, 7 गुणों से भरपूर संपन्न आत्मा हूं। दुनिया की उन सबसे भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं में से हूं, जो स्वयं उस सर्वशक्तिवान की पहचान कर उससे भरपूर हो रही है। हे सर्वशक्तिवान, ये आपका ज्ञान है। आप अपने सर्व गुणों और शक्तियों के साथ मेरे पास आ जाएं और देखें वो ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा मेरे सिर के ऊपर आ चुके हैं और उनसे लगातार अष्ट शक्तियों की धारा बहे जा रही है, सर से लेकर पांव तक। अनुभव करते जाए। हे मेरी मन बुद्धि, अगले 1 घंटे के लिए एकाग्र हो जाओ। रोज की तरह क्वार्टरली स्टूडेंट बनने का समय है। 1 मिनट बुद्धि बिल्कुल एकाग्र। ओम शांति शांति शांति। सभी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे और बड़े प्यार से ध्यान से आज की शक्तियों को नोट करते जाएंगे। ये कमाल की चीज मिलने वाली है आप लोगों को। अक्सर हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कब
क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। जब चुप रहना होता है तो हम कई बार ज्यादा बोल जाते हैं, जब बोलना होता है तो हम चुप होते हैं। कितना बोलना है, किसी को कैसे परखना है, कैसे समझना है, ना तो हम सिचुएशंस को कर पाते, ना ही अपने संबंधों को। और उस एक ये जो कमी है कि किस शक्ति का यूज कब होना है, हम अक्सर हार खाते रहते हैं। अब जरा अपने मन पटल पर एक चित्र बनाएं कि जब हम शक्ति रूप बोलते हैं तो हमें क्या याद आता है। शक्ति रूप, सब अपना अपना सोच लें, बाकी फिर मैं ही बताऊंगी कि आप जल्दी से आंसर करते नहीं हैं। जब हम शक्ति रूप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्गा माँ की याद आती है। देखो इनको बड़े प्यार से निहारिए, सबने पूजा की हुई है ना। ये इनको ही अष्ट शक्तियां, अष्ट भुजाएं दिखाई जाती है। अब जरा अपने दिमाग में सोचें कि अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अगर दो की जगह तीन या चार भुजा हो तो भी उसको नॉर्मल नहीं कहते। उसकी सर्जरी करा के सबसे पहले उसको दो हाथ वाली बनाया जाता है। अगर किसी के घर में कोई बच्चा हाथ में भी अगर एक आध उंगली एक्स्ट्रा हो तो उसको एबनॉर्मल बोला जाता है ना। तो यहाँ पर देवी माँ को हम उनके 8 हाथों सहित पूजा करते हैं, स्वीकार करते हैं। कभी सोचा क्यों? एक्चुअली किसी भी देवी या किसी भी मनुष्य के कोई दो चार मतलब 8 6 हाथ नहीं होते। ये जो 8 हाथ हैं जिन्हें भुजाएं बोलते हैं, ये शक्ति का प्रतीक होती है, शक्ति का प्रतीक। फॉर एग्जाम्पल, किसी मनुष्य के 10 बच्चे हैं तो क्या बोलता है? मेरे तो 10 हाथ है, आराम से काम हो जाएगा। इसका मतलब कोई उसके 10 हाथ लग नहीं गए, लेकिन उसके बच्चे उसकी भुजाएं हैं, उसकी ताकत है। इसी तरीके से जब आत्मा राज्यों द्वारा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है, जितना कनेक्शन जुड़ती जाती है, तो हर आत्मा में ये 8 शक्तियां स्वतः बढ़ती जाती है। लेकिन किसी चित्रकार को अगर ये चित्र दिखाना हो तो शक्ति रूप कैसे दिखाएगा? तो वो भुजाओं के रूप में दिखाता है। तो ये सिर्फ एक दुर्गा माँ की बात नहीं है, हर आत्मा की बात है। फिर उनके ऊपर देखो छत्र दिखाया जाता है। छत्र यानी कि परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा सदा अष्ट शक्तियों से सजी है। और उनको शेर की सवारी दिखाई जाती है। सोचने वाली बात है, कोई शेर की सवारी थोड़ी ना हर टाइम बैठा रहेगा करेगा। शेर की सवारी यानी कि निर्भयता का प्रतीक। जब एक आत्मा अष्ट भुजाओं से यानी अष्ट शक्तियों से भरपूर है, परमात्मा की छत्र छाया में है, तो उसको किसी भी परिस्थिति का कभी डर रहेगा नहीं। उस आत्मा में ये गुण स्वतः ही आएगा कि वो निर्भय होगी। और इसीलिए शेर की सवारी एक प्रतीक रूप में दिखाई जाती है। तो आप सब भी आई होप कि भरना चाहते होंगे कि अष्ट शक्तियों से हमें भी भरपूर होना है। तो एक बार इनका ब्रीफ में हम देखते हैं कौन कौन सी हैं, फिर इसको अच्छे से डिटेल में जाएंगे। आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लें। जैसे पहली जो शक्ति होती है पावर टू विड्रॉ, यानी कि विस्तार से संकीर्ण होते जाना, सार में जाना। दूसरी शक्ति होती है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। ये भी अभी हम डिटेल करेंगे इसकी। थर्ड होती है सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर। एंड फोर्थ होती है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। एंड फिफ्थ होती है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एक शक्ति कितनी इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में। ख्याति बहन अगर कोई अनम्यूट है तो उसे प्लीज म्यूट कर देना। एंड सिक्स्थ हमारी होती है निर्णय शक्ति, पावर टू जज। एंड सेवेंथ हमारी है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। एंड लास्ट है सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। तो ये अष्ट शक्तिधारी हर आत्मा बने थी, हर आत्मा। हम सब भी बनना चाहते हैं। आप सोचो जब ये सारी पावर्स एक आत्मा के अंदर परफेक्ट है, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती लाइफ में कि हमको हार खानी पड़े। तो आज इसको अच्छे से समझेंगे।
पहली जो शक्ति है विस्तार से सार में जाने की शक्ति, जिसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कछुआ। ना, आपने देखा होगा जो कछुआ होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि इसका जो मुंह हाथ पैर तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि अगर हमने पैर रख दिया तो ये शायद मर जाए। लेकिन इसके ऊपर का जो शेल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि अगर उस शेल के ऊपर दो हाथी भी चढ़ जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए जब कोई आसपास कछुआ कोई देखता है ना कि कहीं कोई खतरा है, कोई डर है, तो फटाफट अपनी सारी कर्मेंद्रियों को वो अपने अंदर समेट लेता है और दूर से एक पत्थर जैसा दिखता है, कोई जज नहीं कर सकता कि कछुआ या स्टोन है कोई। तो यहाँ पर भगवान हमको यही सिखाते हैं कि बच्चे, जब आप सब कुछ कर चुके हैं, यानी कर्मेंद्रियों द्वारा आंख का काम है, हाथ का काम है, सब कर लिया, तो कल जो हमने कल ऐप भी भेजी थी आपको ट्रैफिक कंट्रोल की, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने को समेट लेना है चारों तरफ से, और उस एक की तरफ, बस उस परमात्मा की तरफ 1 मिनट के साइलेंस में चले जाना। और ये आना चाहिए, क्योंकि जब हम उस स्थिति में होते हैं तब हाथी जैसी बड़ी बड़ी लाइफ में चैलेंजेस भी आ जाएं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरना आजकल तो छोटी छोटी बातों में ही हमारी स्थिति कितनी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे अंदर न्यारापन और अंतर्मुखता की स्थिति चाहिए। न्यारापन इज लाइक कमल का फूल, सबने देखा है कमल का फूल में क्या क्वालिटी होती है। कमल का फूल जो होता है वो एक कीचड़ में है, अपनी पूरी फैमिली के साथ है, कमल डंडी भी है, कमल कट्टा भी है ना, कमल के सारी चीजें हैं। लेकिन कमल खुद उस कीचड़ से ऊपर होता है, न्यारा होता है। यानी कि पुराने स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के साथ रहते भी मैं आत्मा कमल फूल समान न्यारापन अपने अंदर लाऊं। और दूसरा जो गुण आना चाहिए वो है अंतर्मुखता, जो कि अभी बताया कछुए के अंदर है। अंतर्मुखता, अपने अंदर समा लेना चारों तरफ से। लाइक कहीं बहुत गुस्से वाले लोग हो सकते हैं, कहीं बहुत बुराई भलाई हो रही है, हम वहां जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम हर टाइम वहां पार्टी से हट जाएं, घर छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें रहना वही है, लेकिन अपनी कर्मेंद्रियों को इतना इंट्रोवर्ट कर लेना है ताकि बाहर की वाइब्रेशंस, उनके बोल, उनके स्वभाव, उन बातों का मुझ पे असर ना पड़े। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारे अंदर लोभ को जीतने की ताकत आएगी। ये एक बहुत सुंदर गुण है। क्योंकि होता क्या है, जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को बहुत ज्यादा बाहर रखते हैं तो क्या होता है, ग्रीडीनेस बढ़ती जाती है अपने आप। ये भी देख ले, आप देखो, फोन ही देख लो, थोड़ा सा देखने बैठे थे कुछ अच्छी चीज करते, फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम पे आए, इस पे आए, खत्म होता है। इसी तरह जब वो किसी से बात करने लगते हैं, कोई चीज खाने जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, खाने जाते हैं, अगर आप अपनी कर्मेंद्रियों पे संयम ना रखें तो ग्रीडीनेस बढ़ती जाती है। इसीलिए एक अच्छे राजयोगी में क्वालिटी क्या आती है, जैसे जैसे परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता जाता है तो हमारे अंदर पावर टू विड्रॉ करने की एक बहुत सुंदर शक्ति आती है, जिससे हम ग्रीड पर आराम से विक्ट्री पाते हैं। तो कितना सुंदर है ना। सेकेंड हमारी जो पावर आती है, पावर टू पैकअप। अब पैकअप नाम से ही देखो क्या आ रहा है, दो जगह काम आता है। एक तो पैकअप होता है जब मूवीज बन रही होती हैं या कोई भी सीरियल बनता है, तो वहां पर क्या बोलते हैं, शूटिंग के बाद पैकअप। पैकअप करते ही जो हीरो होता है वो अपने रोल के, अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाता है, उसको पता है कि अब ये ड्रेस भी नहीं, और वो नॉर्मल होके बोलने लगता है जो वो एक्चुअल में। और बाकी भी जितने भी छोटे लोग, सब लोग अपना पैकअप कर लेते हैं। लेकिन हम लोग देखो कई बार ऑफिस में हैं, अभी हम एक बॉस के रोल में थे, लेकिन जब हम घर पर आते हैं, अभी ऑफिस में कोई बात हुई है, घर पर आकर भी हम बॉस का रोल पैकअप नहीं कर कर आते, और फिर उसी रोल के साथ आए, बच्चे को भी डांट दिया, बीवी को भी डांट दिया, जबकि अभी आपको एक अच्छे फादर का रोल प्ले करना था, एक अच्छे हस्बैंड का रोल प्ले करना था। बट पैकअप ना करने की वजह से कई बार रोल मिक्स हो जाते हैं ना। और कई बार वाइफ्स क्या बोलती है, अपनी दुकान का या अपनी ऑफिस का काम ना वहीं छोड़कर आया करो, घर पे मत लाया करो।
इसी तरह आप कोई टीचर हैं या आप कोई जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं, वहां का रोल आपका जो है वो वहां है, लेकिन घर पर घर का रोल है ना। कई बार टीचर्स घर की प्रॉब्लम्स लेकर स्कूल चले जाते हैं और वहां पर फिर बच्चों पे कुछ 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 करते रहते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये समेटने की शक्ति, कि मेरे को पैकअप करना आना चाहिए, मेरा जब जो रोल है उसके तुरंत बाद मैं कर लूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले में भी आप एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह फटाफट अपना ये काम अच्छी मम्मी की तरह बच्चों को नाश्ता देना सब कर रहे थे। लेकिन अभी आप इस क्लास में हैं तो एक अच्छा रोल क्या है, गॉडली स्टूडेंट बनकर अपने को हर जगह से समेट कर तरीके से समझना। अब जिसने पैकअप नहीं किया होगा ना, यहाँ सुनते हुए भी चार काम बुद्धि में चलते होंगे, ये रह गया है, ये करना है, ये करना है। तो पैकअप करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पैकअप हमको तब याद आता है जब हमें कहीं से जाना होता है ना। जब हमें किसी जर्नी पे जाना है, मान लो आपको अमेरिका जाना है 8-10 दिन के लिए, रशिया जाना है, या कहीं भी कहीं बाहर जाना है, तो आप पूरा घर समेट के ले जाओगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं ना। तो हम क्या समेट कर लेकर जाते हैं? हमको जिस स्थान पे जाना है उस का जो वायुमंडल है उस हिसाब से, वहां सर्दी है गर्मी है, उस हिसाब से हम अपने कपड़े लेकर जाएंगे, कुछ जो जरूरत का सामान लेकर जाएंगे, या अपने खाने पीने की चीजें जो जरूरत की है। सारा घर तो कोई नहीं लेकर जाएगा। आप सोचो और प्लस उस जर्नी का एक टाइम फिक्स होता है, एक डे फिक्स होता है। तो हम ध्यान रखते हैं, हमें एयरपोर्ट किस टाइम पे जाना है उस हिसाब से हम बिफोर टाइम पहुंचते हैं। लेकिन इस दुनिया से किस दिन पैकअप होना है, आप में से कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं हमेशा अपने आप को समेट के रखो, अपना बैगेज बिल्कुल रेडी रखो। बैगेज यानी कि कोई ये वाला बोरिया बिस्तर तो जाएगा नहीं ऊपर हमारे साथ, अपने कर्मों का, कि जब हमको यहाँ शरीर छोड़ने का मौका मिले हम समेटते हुए चले जाएं। कोई ये ना रहे कि ये जिम्मेदारी या कुछ रह गया है। तो हमेशा इस तरह से पैकअप करके रखना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होता है, जब हमारे अंदर समेटने की शक्ति आएगी तो इसके लिए दो जो चीजें क्वालिटी चाहिए, एक तो स्पष्टता और क्षमा भाव। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर हम चीजें समेटते नहीं है, चीजें मतलब बातों को देखो, कई बार जो बताया है, कईयों को बातें बहुत फैलाने की आदत होती है। लेकिन अगर हम बातों को कम लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे ही छोड़ दें, फुल स्टॉप लगाने की आदत डालें, तो इससे हमारे अंदर क्या जरूरत है, क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जो कि और आगे शक्तियां करेंगे उससे आएगी। और दूसरा हमारे अंदर क्षमा भाव। वरना हम क्या करते हैं, इसके मन की भी बात अपने अंदर रख ली, इसने मेरे साथ बुरा किया वो मन में रख लिया, इसने ऐसा किया वो उसकी गलती, सारा टाइम दूसरों का हम डस्टबिन बने रहते हैं, इसकी गलती भी उसकी गलती भी। तो हम क्या करेंगे फिर मन में, तो ऐसे लोगों के जो इतना कुछ गंद भरा होगा, वो दूसरों को क्षमा कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए जितना जितना हम क्षमा करते जाते हैं, पैकअप करना इजी होता है। अभी आपने देखा होगा, जब से हमने क्लासेस स्टार्ट करी, हमने अपने पे फोकस किया, दूसरों पे नहीं। तो इजीली हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, है ना। आसपास की आत्माओं को उनके रोल सहित एक्सेप्ट करना भी सीख रहे हैं, उनको फॉरगिव भी कर पाते हैं, उनकी बातों को चित्त पे नहीं लगाते हैं। तो है ना कितना सुंदर, समेटने की शक्ति से। और जो इससे फायदा होने वाला है वो होता है, जो मैक्सिमम आप लोगों की प्रॉब्लम थी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मन शांत नहीं रहता है। तो जो बच्चे समेटने की शक्ति को अच्छे से यूज करेंगे, तो उनके अंदर व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं। क्योंकि व्यर्थ से पहले ही उनको क्या है, पैकअप करने की आदत है ना। यहाँ का रोल प्ले किया, खत्म। अब मम्मी का रोल खत्म ना, बच्चा खत्म, मतलब वो फुल स्टॉप हो चुका। नेक्स्ट अब मेरे को जो रोल प्ले करना है, तो मन में उन बातों को हम रखते नहीं है। प्लस हम जो ट्रैफिक कंट्रोल यूज करेंगे, हर 1 घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद भी आप करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे आसपास अगर कोई जाला लग गया है, मान लो किसी की बात पकड़ के रख ली, किसी ने गुस्सा किया था वो बात हमने पकड़ ली है, तो हम उसको फटाफट 1 मिनट में क्लीन कर दें। जब हम हर 1-2 घंटे में क्लीन करते रहेंगे, तो रात तक कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो समेटना कितना इजी हो जाएगा। तो ऐसे व्यर्थ संकल्प आएंगे। अगर हम देखें हमारे पास जो व्यर्थ है ना, स्टॉक कितना पुराना है, कितना पुराना।
इट्स लाइक कि जैसे दिवाली की सफाइयां होती है ना, कई ऐसे सामान है घर में जो 4-5 साल से यूज ही नहीं हुए हैं, उनको हम फिर से पोंछते हैं, फिर से रख देते हैं, है ना। ऐसी कई व्यर्थ संकल्प है, वो पुरानी ऐसी यादें और बातें जो यूजलेस है, जो एक्चुअली सिर्फ मेरा दिमाग घेर रही है, वहां पे एक जगह घेरा हुआ है। लेकिन हम अगर हर 2 घंटे में क्लीन करते जाते हैं तो सारा का सारा जो वेस्ट थॉट्स हैं वो चले जाते हैं। और सभी लोग चाहते हैं ना वेस्ट थॉट से छुटकारा पाना, क्योंकि इससे हमें फायदा तो होता नहीं, मन शांत रहता है। तो समेटने की शक्ति से जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, हम अपने वेस्ट थॉट्स पर जीत पा लेते हैं। नेक्स्ट हमारी पावर है सहन शक्ति। चित्र देखो कितना सुंदर है, आधा इससे ही समझ आ जाएगा। एक आम का पेड़ है जिसको सब क्या मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ताकि हमको आम मीठा खाने को मिले। परमात्मा हमको कहते हैं, बच्चे आपको मीठे आम के पेड़ जैसा बनना है। हम में से मैक्सिमम हाउस वाइफ है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, एक जिंदगी का पड़ाव आता है, मान लो आपने शादी के टाइम अपनी पढ़ाई को भी सेक्रीफाइस किया, जॉब को सेक्रीफाइस किया, फिर फैमिली को सारा टाइम दिया, उनके खाने से लेकर सुबह उठ के रात तक सिर्फ फैमिली फैमिली बच्चे फैमिली, इसमें आपने 20-25 साल लगा दिए। एंड एक दिन और आप क्या बोलते हो, मैंने जिंदगी भर इनके लिए सहन किया, इतना सहन किया, मुझे क्या मिला? क्या इसको सहनशीलता बोलते हैं? इसको सहन शक्ति बोलते हैं? देखो, ये अपने आप में एक पावर है, सहन शक्ति। सहन करना मतलब चुप रहना नहीं होता। सहन करना मतलब मुख से कुछ नहीं और अंदर अंदर बहुत कुछ, उसको सहन शक्ति नहीं बोलते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे आम का वृक्ष है ना, आप इसे पत्थर मारो, डंडा मारो, हाथ से तोड़ो, आम अगर कुछ भी करोगे तो बदले में क्या देगा? आम ही देगा ना, क्योंकि इस वृक्ष के पास है ही आम। इसको सहन शक्ति बोलते हैं, कि मेरे पास गुणों का इतना भंडार हो, इतना स्टॉक हो कि कोई मुझे कुछ भी दे, अच्छा दे, बुरा दे, सुख दे, दुख दे, मेरी निंदा करे, ग्लानि करे या अप्रिशिएट करे, कुछ भी करे, मुझसे बदले में क्या मिले? पीस मिले, लव मिले, हैप्पीनेस मिले। हाउ? मैं अगर इन चीजों से फुलफिल होंगी। तो ये सहन शक्ति का गुण है। और इसके लिए कैसे आएगा? इसमें 2 क्वालिटीज चाहिए, प्रेम और आत्मसम्मान। ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सहन करते रहना और अपना आत्मसम्मान ही खत्म कर देना है, ये भी हमको आप पता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सहन तब कर पाते हैं जब हमारे अंदर प्यार हो, हर आत्मा के प्रति प्रेम हो। जैसे एक माँ होती है ना, देखो आप सबने अनुभव किया होगा, छोटे में क्या होती है, माँ एक छोटा 6-7 महीने का बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसको सिर्फ देना है। वो काम करते करते भी उसको गोद में रख के भी काम करती रहती है, रात को उसके साथ जागती रहती है, उसको सूखे में सुला के खुद गीले में सो लेती है, कितना कुछ सहन कर लेती है। हाउ? क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। जो प्रेम में समर्पणता स्वतः ही आ जाती है ना। तो यही संस्कार भगवान हम में डालता है कि जब हर आत्मा के प्रति प्रेम की दृष्टि होती है तो स्वतः सहन करना इजी हो जाता है। और दूसरा, इसके लिए आत्मसम्मान भी चाहिए होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मतलब अभिमान की बात नहीं है, लेकिन सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। वो अभी धीरे धीरे हम और शक्तियों में समझते जाएंगे। अब जब इससे फायदा क्या होगा, जब आपके अंदर प्रेम का गुण है, आत्मसम्मान है और सहन शक्ति आएगी, तो क्रोध पर विजय आएगी। क्रोध पर मैक्सिमम हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या आती है, जब सहन नहीं होता ना यार, वो जब झूठ बोलते हैं ना, मुझसे सहन नहीं होता, मुझे गुस्सा आ जाता है। वो जब ऐसे करते हैं ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, यानी कि मैं उस आत्मा को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और मेरे अंदर क्रोध आ जाता है ना, क्रोध आ जाता है। अब भगवान ये नहीं कहता कि आप क्रोध पर मेहनत करो, नहीं, हमको वर्क करना है प्रेम पर। जितनी मेरे अंदर प्रेम और एक्सेप्टेंस आती जाएगी, सहन करने की शक्ति आती जाएगी, क्रोध स्वतः ही चला जाएगा, उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देखो क्रोध आता कब है? क्रोध तब आता है जब सिचुएशंस और पीपल मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करते। इन 2 बातों पर तो क्रोध आता है।
तो मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशंस नहीं चल रही होती, आसपास के लोग मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होते, लाइक बच्चों को जब पढ़ने को बोला वो नहीं कर रहे, हस्बैंड को जो बोला वो नहीं कर रहा, मेड को जो बोला वो नहीं कर रही, तब मुझे क्रोध आता है। और जब मैं प्रेम में ही होंगी, हर आत्मा को स्वीकार करना जान जाऊंगी, प्लस ये भी समझ आ चुका आत्मसम्मान रखते हुए औरों को डायरेक्शन भी देना है, समझाना भी है, लेकिन उनके व्यवहार से अपने को न्यारा रखना आ जाएगा, उनके प्रभाव से न्यारा रखना आ जाएगा, तो क्या होगा, क्रोध पर जीत हो जाएगी। कितना मजा आएगा। नेक्स्ट हमारी है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। अब ये जो शक्ति है, इसमें भी देखो कि अगर सहन शक्ति है तो उसके साथ साथ समाने की शक्ति भी होनी चाहिए। कई बार सहन शक्ति तो होती है हमारे अंदर कि हमने, मेरे सास ने कुछ कुछ बोला, मैंने उसको अपने अंदर सहन कर लिया, मैं उस टाइम कुछ नहीं बोली, यानी एक्यूमुलेट कर लिया। अब जब वो अंदर घुसा हुआ है तो कहीं ना कहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं निकल सकते हैं ना। एक स्टोरी के रूप में बताऊं, सिंपल, कि मान लो नई नई बहू आई है घर में, और सास अभी प्यार से सब समझाती है, बोलती है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ डांट भी दे देती है, कुछ कि उसको ये करना है, ऐसे करना है। बहू उसके सामने तो कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, तो सास भी हमेशा उसकी तारीफ करती रहती है, इसको कुछ भी बोलो कुछ नहीं। लेकिन एक दिन मौका मिलता है और जाती है पड़ोसन के पास, तो जब पड़ोसन बोल रही होती है, अरे तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, ये सारी चीज करते, फिर वो बताती है, क्या बताऊं, असलियत तो ये है, सारा सारा बोलकर आ गई। और फिर बोलती है, आप ना किसी को बताना मत। और जाकर उसने क्या करा, उसने सास को आके बता दिया। अब सास के मन में कैसा लगेगा, बहू के लिए कैसा लगेगा, कितना खराब लगेगा ना। घरों में यही तो प्रॉब्लम आती है। अब जब खुद तो उसको डाइजेस्ट कर नहीं पा रही थी बात को, पड़ोसन क्यों करेगी उसकी बात को डाइजेस्ट। तो वहां पर बहू ने क्या करा, सहन तो किया लेकिन समाया नहीं। भगवान हमको क्या सिखाता है, राजयोग हमको एक और सुंदर शक्ति देता है, सहन करने के साथ साथ समा लेना। जैसे कि सागर होता है ना, सागर की क्वालिटी क्या होती है, सागर की क्वालिटी होती है कि आप उसके अंदर कचरा डालो, कीचड़ डालो, कुछ भी डालो, वो उसको आपको सहन करता है, उसके अंदर समा लेता है, लेकिन उसको चेंज करता है। क्या चेंज कर देता है, उसको जेम स्टोन्स में, मोती में चेंज कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमको कुछ भी बोले, ग्लानि करे, गंदे शब्द बोले, गाली दे, हम उसको ले लिए, नहीं, उसको अंदर अपने डालना नहीं है, लेकिन उसको चेंज कर देना है। आगे जब हम चैप्टर समझेंगे ना, कितने तरीके हैं इसको, कि इस आत्मा का रोल ऐसा है, मेरा कार्मिक अकाउंट इसके साथ ऐसा था। तो इस तरीके से सुंदर थॉट्स के थ्रू उन चीजों को अपने अंदर समाकर फिर चेंज कर देना। वरना अगर हम तो डस्टबिन बन के रह गए, और वो गंदगी तो फिर हमारे को अंदर सड़ाएगी ना, और कभी गंदे शब्द हमारे मुख से भी फिर निकलेंगे। इसलिए भगवान ये हमको समाने की शक्ति देता है। यहीं पे देखो, वही बहू अगर समा चुकी होती, साथ साथ सहन तो किया, समा भी लिया होता, तो उन दोनों का रिश्ता कितना खूबसूरत रहता। बल्कि जहां समाने की शक्ति होती है, साथ साथ सामना करने की जो नेक्स्ट शक्ति होगी, कि वही बहू प्यार से किसी दिन अपनी सास को बताती कि मम्मी आप ऐसे नहीं, अगर इस तरह से बात करो ना तो ज्यादा अच्छा लगे। जब हम इस तरीके से अगर किसी से भी अपने मन की बात रखे ना, आत्मा सोल कॉन्शियस होके, कभी किसी को कुछ बुरा नहीं लगे। और घर की बातें बाहर जाने से अच्छा है घर में ही हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके चलें। तो समाने की शक्ति हमको एडजस्ट करना भी सिखाती है। देखो एडजस्ट करना, पानी देखा है, जो नदी होती है, कहीं भी पहाड़ हो, कोई भी रुकावट हो, उसमें से भी अपनी जगह निकाल लेता है। भगवान हमको सिखाते हैं, जो रियल गोल्ड होता है ना, उसकी क्वालिटी होती है, वो मोल्ड हो जाता है। मोल्ड हो जाता है मतलब हर परिस्थिति में आत्मा अपने को मोल्ड करना सीखे, एडजस्ट करना सीखे। आजकल परिवारों में प्रॉब्लम क्या है, एडजस्ट ही तो नहीं करते हैं। घर में दो मेहमान आ जाए, बच्चे अपने कमरा नहीं देने चाहते। पहले के जमाने में कहाँ होती थी, कितना एडजस्टमेंट था ना, दिल कितना बड़ा होता था। तो सागर की तरह हमको भी गंभीरता और हृदय की विशालता लेकर आनी होगी। जो भी गुण बताया, कि कुछ भी कोई डाले, लेकिन मेरे अंदर से उस गंदगी को अंदर समाया, चेंज किया, चेंज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। इससे जो फायदा होगा, उससे क्या होगा,
ईर्ष्या पर विजय होगी, जेलसी। वरना होता क्या है, अगर हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं है, आप देखो हर घर में, हर ऑफिस में, हर फील्ड में जेलस ने क्या हाल मचा रखा है। दो लोग तैयार होकर आते हैं, उसमें भी जेलस दो बहनों में भी जेलस है ना। सब जगह आप देखो, जरा अपनी अपनी चेकिंग करो, मेरे अंदर जेलस है, अपने को तो राइट आंसर करो, यस और नो, कितना परसेंटेज। तो भगवान के जो बच्चे हैं ना, यहाँ कोई एक दूसरे से जेलस नहीं करता। समाने की शक्ति, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, क्योंकि हृदय की विशालता इतनी होती है हर आत्मा को एक्सेप्ट करने की, तो कोई भी किसी से जेलस नहीं करता। हम इस पर, इस जो कहते हैं ना, ये इतना बड़ा अवगुण है, एक वाइस है, तो इस पर विक्ट्री पाते हैं। तो सबको चाहिए, तो समाने की शक्ति से हम ईर्ष्या पर भी विजय पा लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है परखने की शक्ति। अब जरा सोचो, ये तो कितनी इंपॉर्टेंट है। आज हमें नहीं पता किसके मीठे बोल के पीछे छुरी लेके खड़ा हुआ है। आजकल तो लोग ऐसे हैं ना, कितने मुखौटे पहनकर आते हैं, हमें पता ही नहीं अभी हमसे प्यार से बोल रहे हैं और अंदर इनके मन में क्या चल रहा है। अब हम कोई थॉट रीडर तो है नहीं, किसी के मन के भावों को पढ़ लें, तो फिर क्या करें। परखने की शक्ति के लिए हमें विवेक युक्त बुद्धि और विचारों की स्पष्टता चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है, एकदम क्लियर। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। भगवान इसका फॉर्मूला बताता है बच्चे, सोल कॉन्शियसनेस। जितना हम आत्मिक स्मृति में अपने में टिके होते हैं, फिर आत्मा समझकर जब किसी के 1 मिनट का साइलेंस, आत्मिक स्थिति बना ली, और फिर जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हम उसके अंदर को भी कैच कर पाते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को कैच कर पाते हैं। जैसे हंस होता है ना, हंस की क्वालिटी क्या होती है, कितना भी उसके आगे कुछ भी रखा हो, पर वो मोती चुगता है ना, कीचड़ को नहीं चुगता, कंकड़ों को नहीं चुगता। हंस को भी पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर हमें क्यों नहीं पता लग पाता। यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है ना। तो जो भगवान हमको ये विजडम पावर देता है, इससे हम कभी धोखा नहीं खाते। चाहते हैं हम धोखा खाने, कोई नहीं चाहता ना। इतनी बड़ी बड़ी डील्स करनी होती हैं, कई बार शादी की प्रॉब्लम होती है, कितने सारे, कौन से किससे करें। इवन छोटी सी, हमें एडमिशन कहाँ लेना है, हमको जॉब कौन सी लेनी है, हमको कोर्स कौन सा करना है, हमको सब्जेक्ट कौन सा चुनना है, इसके लिए कहाँ क्या चाहिए, विवेक युक्त बुद्धि चाहिए और विचारों की स्पष्टता चाहिए। तो राजयोग हमारे अंदर ये स्वतः ही क्वालिटी लाता है, परखने की शक्ति। हम किसी को भी इजीली वाइब्रेशंस के थ्रू समझ सकते हैं। और जितनी क्लैरिटी राजयोग की डेली प्रैक्टिस से ना, आपके विचारों में इतनी क्लैरिटी आती जाती है कि इससे फायदा क्या होता है, हमारी निर्णय शक्ति जो है, पावर टू जज परफेक्ट हो जाती है। जितना अच्छा हम परखेंगे, उतना सुंदर निर्णय ले सकते हैं। अगर एक निर्णय, कई बार बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं, एक निर्णय हमारी पूरी डेस्टिनी बदल देता है, हमारा पूरा जीवन बदल देता है। आप समझो, कभी किसी गलत इंसान के साथ शादी हो जाए तो जीवन कैसा होता है ना, जीवन बिल्कुल ही खत्म। उस टाइम ऑप्शंस बहुत थे, पर जज नहीं कर पाए। हमको कई बार, मान लो कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था मुझे सब्जेक्ट कौन सा लेना है। बाद में उसको बड़े होकर लगता है कि मैं ये साइंस बहुत अच्छे से कर सकता था, पर मुझे समझ नहीं थी। ऐसी लाइफ में कई बार बहुत बड़े बड़े हमको डिसीजंस लेने होते हैं, जिसमें पूरी लाइफ का सवाल होता है, और राइट टाइम पर हम राइट डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन राजयोग यानी परमात्मा के साथ इतना परफेक्ट जो कनेक्शन है, भगवान कभी अपने बच्चों को रॉन्ग डिसीजन लेने देता ही नहीं है, देता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या है, तो ये जो राजयोग है हमारे अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लेकर आता है वो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मन का संतुलन, जो कि अभी ही आपने कुछ दिनों में महसूस तो करने लग गए ना, क्योंकि मन कंट्रोल होने लगा ना, मन को संतुलन में ला सकते हैं ना। आप सोचो, अभी तो शुरुआत है, ABCD सीख रहे हो, तो धीरे धीरे मन का संतुलन हो ही जाएगा। तो एक संतुलित मन, एक एकाग्र मन रॉन्ग डिसीजन ले कैसे सकता है।
आज तो ये हाल है, अगर हम एक साड़ी लेने जाते हैं 10 साड़ियों के बीच में इतना कंफ्यूजन होता है, एक साड़ी लेकर भी घर पे आकर सोचते हैं नीली वाली ज्यादा सुंदर थी। जब हम एक साड़ी पे राइट डिसीजन नहीं ले सकते, हम अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में राइट डिसीजंस कैसे लेंगे? खुद के लिए नहीं ले सकते, अपने बच्चों को क्या गाइड करेंगे? तो राजयोग कितना इंपॉर्टेंट है एक राइट डिसीजन लेने के लिए, और वो राइट डिसीजन हमारी डेस्टिनी, हमारे घर वालों के सब कुछ बदल देती है। तो ये कितना सुंदर है। नेक्स्ट जो बताया ही था, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कई जगह चुप रहना इंपॉर्टेंट है, तो कई जगह बोलना भी इंपॉर्टेंट होता है। बोलना कैसे है, कितना बोलना है, किन शब्दों को यूज करना है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो फेस करना पड़ता है वो है अपनों का शरीर छोड़ना। इससे बड़ा दुख किसी को फेस नहीं करना पड़ता। और आज तो जो साथ जो दुनिया में टाइम चल रहा है, कैसा है, कुछ भी फेस करना, कई बार अभी हमारे में से कितना है, किसी के बच्चे को ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, और किसी का कई बार शरीर छूट जाए, तो वो जो टाइम पीरियड होता है फेस करना इजी होता है? नहीं होता ना, होता है ना मुश्किल कितना। लेकिन राजयोग क्या सिखाता है हमको, उस टाइम मन इतना संतुलन और बैलेंस्ड में होता है कि हम उन सिचुएशंस को भी स्टेबिलिटी के साथ फेस करते हैं। देखो फेस तो करना ही है ना अगर प्रॉब्लम आई है, पर क्या होता है उस फेज में, शरीर स्वस्थ है हमारा, हमारे पास धन भी है, सब कुछ है, लेकिन मन एकदम अशांत हो जाता है। अलग अलग रॉन्ग थॉट्स, जिससे को बहुत नेगेटिव क्वालिटी के थॉट्स आते हैं, जो रातों की नींद छीन लेते हैं, भूख नहीं लगती है, एक घर का माहौल भी नीरसता से हो जाता है, और संबंधों में भी बड़ा खटास सी आ जाती है, और एक डर सा बना रहता है कुछ हो ना जाए। जो चीजें हुई नहीं ना, ऐसी चीजों को हम एज्यूम करने लगते हैं। लेकिन एक जो बैलेंस्ड मन होता है ना, वो क्या सोचता है, कुछ गलत होगा ही नहीं, मेरे साथ हो ही नहीं सकता। और इतने अच्छे संकल्प और विजुअलाइजेशन जो हम डेली मेडिटेशन में सीख रहे हैं, बुरे को भी अच्छा कर देती है। तो सामना करने की शक्ति हमारे अंदर, इंपॉर्टेंट चीज क्या लाती है, फियरलेसनेस। बिल्कुल कोई निर्भय, इतना कोई भय है ही नहीं मेरे अंदर, किसी भी सिचुएशन के लिए कुछ भी हो जाए, अच्छा, उस बुरे में भी हमें अच्छा दिखता है, और हमारे अंदर साहस लाती है। चाहिए ना सबको, कवर्ड बन के तो किसी को पसंद नहीं ना, एवरीबडी वांट्स टू बिकम ब्रेव। तो यहाँ जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ब्रेव कोई ये नहीं है कि किसी को घूसा मारकर आ गए वो हमारे अंदर पावर है, नहीं। ब्रेवरी अंदर की चीज है, सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी। पैनिक है पर आप स्टेबल है ना, यही तो कमाल है जो आज बड़े बड़े लोगों में भी नहीं है। ये भगवान हम बच्चों को इतना इजीली सिखाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को कैसा महसूस होता है, सब कुछ है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन मन एकदम आजाद है, एकदम आजाद। वरना छोटी छोटी बातों में हम बैठे हुए हैं, नहीं, मन आजाद है, यानी आत्मा सेकंड में परमात्मा की याद से इन इस पंच तत्वों की दुनिया और पंच तत्वों के शरीर से ऊपर परमात्मा से कनेक्शन, शक्तियां भरी, आ गई वापस। प्लस ये फेस करने की पावर क्या लाती है, हम अपनों को, अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो पहले खुद में होगा तब तो हम किसी को दे पाएंगे ना। तो ये आती है क्वालिटी। नेक्स्ट जो आती है, पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। दुनिया में ये कमाल है कि हम औरों से सहयोग ले पाए और औरों को सहयोग दे पाए, ये भी तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। संगठन में बल होता है, अकेले कोई दुनिया नहीं चलती, वी ऑल आर सोशल, है ना, अकेले थोड़ा दुनिया चल सकती है। तो उसके लिए जो क्वालिटी चाहिए, प्रेम और समझदारी। हमको समझदारी से भी तो किसी और को अपना का सहयोगी बनाना है। अगर हमने गलत लोगों को सहयोगी बना लिया, लाइक अगर हमने अपने बिजनेस में पार्टनर्स रॉन्ग चुन लिए, आपने फ्रेंड रॉन्ग बना लिए, बनना था आईएएस और फ्रेंड बना लिए गलत संगत वाले, तो क्या होगा, धोखा हो जाएगा ना। तो इसीलिए समझदारी भी चाहिए जो राजयोग देता ही है, और प्रेम चाहिए, प्रेम यानी आत्मा के प्रति।
हर आत्मा को उसकी क्वालिटी के साथ एक्सेप्ट करना, हर टाइम दूसरों में कमी कमजोरियां नहीं निकालना। तो इससे क्या होगा, जब हमारे अंदर ये सहयोग की शक्ति होगी, प्रेम और समझदारी होगी, तो संबंधों में मधुरता होगी, जो आजकल घरों में भी नहीं है, ऑफिसेस में भी नहीं है, फ्रेंड्स में भी नहीं है। इवन मधुरता उसको बोलते हैं जो आपके आगे भी मीठे हैं और आपके पीछे भी मीठे हैं। वरना आजकल रिश्तों में आपके मुंह पर मीठे हैं और पीछे, पीछे तो पीछे वाले ही बताते हैं ना कौन से हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर टू कोऑपरेट। जितना वही है, जैसी आप वाइब्स देते हो वैसी आपको मिलती है। तो ये 8 शक्तियां हमको राजयोग द्वारा मिलती हैं। कितनी खूबसूरत है ना। एक स्टोरी आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने इसको काफी शॉर्ट में लिया, बट आई होप आपको समझ आ गई हो क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में किन चीजों की। तो एक बार की बात है, एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। जो पहली रानी थी, राजा उसको भाव नहीं देता था, उससे मिलता ही नहीं था, सालों से ही नहीं मिलता था। जो दूसरी रानी थी, राजा उसको बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, उसको बहुत प्यार करता था, और हर टाइम उसको, उसका ध्यान रखना, उसको सजाना, उसको खिलाना, उसके लिए काफी सारा स्पेंड भी करता था। जो तीसरे नंबर की रानी थी, जब उसको किसी और को पास जाना होता था बाहर, तो दिखावा करने के लिए उसको लेकर जाता था, दिखावा करने के लिए उसको लेकर जाता था। और जो चौथे नंबर की रानी थी, जब किसी, कोई जिसे कहते हैं एडवाइस लेनी हो, तब उस चौथी रानी की यूज करता था। एक बार राजा बहुत जबरदस्त बीमार पड़ गया, बीमार है लिटरली, कि उसको पता है कि अब उसको शरीर त्यागना पड़ेगा। तो अपनी रानियों को बुलाता है कि कौन मेरे साथ चलेगा। तो उसकी जो चौथे नंबर, जो दूसरे नंबर की रानी थी ना, तो सब जब झाड़ने लगते हैं, लेकिन हाँ वो अपनी सबसे पहले याद करते हैं तीसरे नंबर की रानी को, कि तुम तो मेरे साथ जरूर जरूर चलोगी। तो तीसरे नंबर की रानी कहती है, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुम्हारे जाते ही मैं तो किसी और की हो जाऊंगी। राजा को बड़ा धक्का लगता है, वो अपनी चौथे नंबर की रानी को बोलता है। तो चौथे नंबर की रानी भी कहती है, तुम्हारे साथ मैं शमशान तक जाऊंगी, उसके बाद नहीं जाऊंगी। दूसरे नंबर की रानी को बोलता है, तो वो भी कहती है, तुम्हारे साथ, तुम जैसी शरीर छोड़ोगे मैं छोड़ दूंगी तुम्हारा साथ। पर पहले नंबर की रानी, राजा उससे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो कहती मैं आपके साथ चलूंगी। तो राजा कहता तुम। वो अपनी चौथे नंबर की, वो पहले नंबर की रानी को देखता है, और उसका देखता है कि कितनी बूढ़ी, कितनी कैसी सी हो गई, क्योंकि राजा ने तो उसको सालों से देखा ही नहीं था, कोई भाव ही नहीं दिया था। तो कहती है, तो कहते हैं तुम मेरे साथ चलोगी, कहते हैं कि हाँ राजन, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा खुश हो जाता है, पर उसको तब दुख होता है कि जिसको मेरे को जिंदगी भर ध्यान देना था, उस पर तो मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, और जो मेरे किसी काम नहीं आए उन लोगों में मैं लगा रहा हूँ। ये हम सबके जीवन की कहानी है। वो जो पहले नंबर की रानी थी ना, जो राजा के साथ जाना चाहती थी, वो थे हमारे कर्म, हमारे संस्कार, उन पर तो हम ध्यान ही नहीं देते। और जो दूसरे नंबर की रानी थी, वो थी हमारा शरीर, जिसमें सारा दिन सुबह से लेकर क्या नहलाना है, क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, इस शरीर में ही लगे रहते हैं। और ये तो जैसे ही आत्मा निकलेगी, फट से शरीर साथ छोड़ देगा। और तीसरे नंबर की रानी, वो हमारी धन दौलत होती है, इसके पीछे हम जिंदगी भर भागते हैं, दूसरों के लिए दिखावा करने के लिए भी धन दौलत को यूज करते हैं ना। लेकिन क्या होता है, जैसी शरीर छूटेगा, ये धन दौलत किसी और का हो जाएगा, हमसे पहले किसी और का था, हमारे बाद किसी और का हो जाएगा। और जो चौथे नंबर की रानी थी लास्ट, वो हमारे मित्र संबंधी हैं, जिनके लिए भी हम जीवन भर जीते हैं। अच्छा है, लेकिन ये भी कहाँ तक, शमशान तक जाएंगे, उसके बाद तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो एक्चुअली मुझ आत्मा के साथ जाएगा कौन, मुझ आत्मा के साथ जाएंगे मेरे कर्म, मेरे पुण्य का खाता, मेरा योग बल, मेरा ये ज्ञान। क्या मैं इसके लिए टाइम निकालती हूँ, क्या इसके लिए जीवन जीती हूँ? सवाल है ना। आज तक नहीं भी दिया तो ठीक है, फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन अब चारों रानियों की इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं हम किसी को भी निग्लेक्ट करें, लेकिन इसकी तो सबसे खास है, क्योंकि ये बाद में जाने वाली है, बाकी तीनों में से कोई काम नहीं आने वाला। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमने अपनी इस रानी को टाइम देना स्टार्ट कर दिया, है ना, आत्मा राजा, और ये उसकी पहली रानी। तो इसको नहीं रखना, अपने कर्मों को सुधारते जाना है, और अपनी
जिसे कहते हैं ना, ये अकाउंट, ये कर्म का खाता साथ ले जाने के लिए तैयार रखना है। अगर किसी को फिर भी कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। क्यों, कुछ पूछना है किसी को? आज सबके कैमरा ऑफ है, समझ आ गया सबको? अंजलि जी, आपको पूछना है? हाँ बताइए। आपने चौथी रानी को दोस्त बोल दिया है ना स्टोरी में, तो फैमिली कहाँ आएगी इसमें? फैमिली। मैंने दोस्त नहीं बोला, मित्र संबंधी। मित्र संबंधी में फैमिली सब कुछ आ गया। समझ आ गया? मित्र संबंधी कौन होते हैं? आपके क्लोज रिश्ते भी होते हैं और मित्र भी होते हैं, और मित्र तो है ही, मतलब फैमिली ही है हमारी तो। और कुछ? और किसी का कोई सवाल है? क्लियर? मैं पूछ लूं फिर कौन सी, कोई भी शक्ति? अच्छा, कौन 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 बताएगा जिसने नोट डाउन करा है हमारी 8 शक्तियां? सिर्फ नाम ही बता दो, नया, जो नए हैं उनमें से। वंदना जी, आप बताना चाहोगे? हाँ, अनम्यूट करके बताइए। Over to withdraw, यस। over to back up, हम्म। over to face, ओवर की जगह पावर बोलिए, ठीक है? पावर टू विथड्रॉ, पावर टू फेस। power to draw, power to adjust, हाँ। power to judge, हम्म। and power to cooperate, यस। power to face, पावर टू power to फेस, पावर टू फेस। ओके, नेक्स्ट। power to discriminate, डिस्क्रिमिनेट, वेरी। और? power to tolerate, वेरी गुड, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट निकले। और? सारी बता दी है मैं। आई थिंक 7 है ना? एक पावर टू एडजस्ट होगी। हाँ जी, बोल दिया मैंने। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इनको यूज भी करना है। अभी क्या करेंगे, आपको क्लियर बताऊं, जितना हम राज्यों की प्रैक्टिस करते जाते हैं ये पावर स्वतः ही आते जाते हैं, बिकॉज जो गॉड है वो इन पावर्स का सागर है। अब जब ओशन ऑफ पावर्स है, तो जो उसमें जैसे जैसे हम उनसे कनेक्ट करते जाते हैं, ये अपने आप आती जाएंगी, आती जाएंगी। और इनको बस हमको यूज करते जाना है। जितना यूज करते जाएंगे हमको और ज्यादा समझ आएगा कि कैसे इसको यूज करना है, कहाँ हम गलती करते थे, कहाँ क्या एडजस्ट करके चलना है। तो बहुत अच्छा है। अभी हम गॉड पावर फादर के पास चलते हैं, ये सारी पावर्स को फिर से लेने के लिए, अपने अंदर भरने के लिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। बॉडी को बिल्कुल लाइट कर दें। फील करेंगे वो सुप्रीम फादर, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्माओं का पिता, सर्वशक्तिवान, 8 शक्तियों का सागर मेरे सर के ऊपर आ। उनसे 8 शक्तियां एक एक कर मेरे पूरे ब्रेन में जा रही है। मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं हर शक्ति का स्वरूप बनता जा रहा हूं। सर से लेकर पांव तक इन शक्तियों को समाते जाएं।
समाते जाएं, उस करंट को फील करें जो सुप्रीम फादर से मेरे अंदर आ रही है। और दिल से शुक्रिया करें मेरे अंदर इतनी शक्तियां भरने के लिए, आप समान बनने के लिए। हे सुप्रीम फादर, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। आप सबका होमवर्क सिंपल है। उस ऐप को डाउनलोड करिए। सारा दिन में सिर्फ 5 बार आपको 1 मिनट के लिए साइलेंस में जाना है और अपने को मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा और फील करने 8 शक्तियां मेरे अंदर आती। दैट्स इट। और उसका रिजल्ट रात को देखिएगा। कैसा फील हो रहा है, मुझे पावरफुल फील हो रहा है। और जब मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आज सारा दिन में चलेगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, सिर्फ ये महसूस करके कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। ठीक है, ये सब जरूर करिएगा। ओम शांति।